नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत उस पूरी ड्रग्स मंडली पर जो देश के युवाओं को ड्रग्स के चलते गुमराह करने की कोशिश करती है, क्योंकि आज की बड़ी खबर आर्यन खान को लेकर है। आर्यन खान की जमानत खारिज हो गई है, यानी आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना होगा। आर्यन की मुश्किलें अभी लगातार बढ़ी हुई हैं। आज मैं आपको बता रही हूं कि कैसे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आर्यन जेल में ही रहेंगे। और यह साफ हो गया है कि आर्यन के खिलाफ एनसीबी की दलीलों पर कोर्ट ने मोहर लगा दी है। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो भी साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे उनमें कोर्ट को दम दिखा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दलीलें आर्यन के वकीलों की दलीलों पर भारी पड़ी। आर्यन नहीं, किसी भी आरोपी की जमानत अगर कोर्ट खारिज करता है तो आप मानकर चलिए कि उस मामले में कई पहलू ऐसे हैं जिन पर कोर्ट को सवाल नजर आते हैं। और इसीलिए एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि यह अहम नहीं है कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली। आर्यन को इसकी जानकारी थी, यह अहम है। उनको यह जानकारी थी कि उनके साथ उनके दोस्त ड्रग्स लेकर क्रूज पर जा रहे थे। एनसीबी ने यह भी कहा था कि जिन ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया वो आरोपियों के जानकार हैं, यानी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा इन ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे। और यही वजह है कि इन तीनों की जमानत साथ में ही खारिज कर दी गई। और बड़ी बात यह भी कि आर्यन खान अगर जेल से बाहर जाते हैं तो वो कैसे प्रभावित कर सकते हैं जांच को, यह भी एनसीबी ने कोर्ट में कहा। और यह लगता है कि कोर्ट को उसमें भी दम दिखा। आज मैं बोल रही हूं कि क्या आर्यन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और यह इसलिए क्योंकि आर्यन के वकीलों की दलीलें कोर्ट में टिक नहीं पाई हैं। एनसीबी की हर दलील का जवाब आर्यन के वकीलों ने दिया, लेकिन वो आर्यन की मुश्किलें कम नहीं कर पाए। आर्यन के वकीलों ने कहा कि वो युवा हैं, वो सबक सीख चुके हैं। यह भी कहा गया कि आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई, लेकिन ये दलीलें आर्यन को जमानत नहीं दिला पाई। आर्यन के लिए सतीश मान शिंदे, अमित देसाई ऐसे भारी भरकम माहिर वकील कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उनकी दलीलें भारी भरकम नहीं रह पाई। उनकी दलीलों में वजन नहीं आ पाया, क्योंकि अब उनके वकीलों को हाई कोर्ट में नई दलीलों के साथ जाना होगा। हाई कोर्ट में नई दलीलों के साथ ये साबित करना होगा कि आर्यन खान का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। वो दलीलें जो साबित कर पाए कि आर्यन बाहर आकर किसी तरह से जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। और मैं इसलिए कहती हूं ये क्योंकि ये सबसे प्रभावी दलील एनसीबी की कोर्ट में थी कि आर्यन एक बड़े स्टार के बेटे हैं। आर्यन खान अगर बाहर आते हैं तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अब आर्यन के वकील ये कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आर्यन जब बाहर आएंगे तो वो इस जांच को प्रभावित नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आज आर्यन को जमानत नहीं मिली है और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आर्यन को अभी जेल में ही रहना होगा। लेकिन जब भी ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन की बात होती है तो बॉलीवुड इसे खुद पर निशाने की तरह क्यों लेता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड से आवाजें ऐसी उठती हैं जैसे बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा हो। क्या बॉलीवुड पूरे देश से अलग है? यह कार्रवाई आर्यन खान यानी एक सुपरस्टार के बेटे के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश के एक युवा के खिलाफ है जिस पर ड्रग्स के आरोप लगे। एक युवा की संलिप्तता ड्रग्स के मामले में थी और उस पर यह आरोप लगे, उसी के चलते कार्रवाई हो रही है। इसे क्यों बॉलीवुड पर निशाने की तरह देखा जाता रहा है? यही अहम सवाल आज महाभारत में उठा रही हूं, क्योंकि देश में जब ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो सब पर होगी, हर क्षेत्र में होगी, नेताओं पर होगी, नौकरी पेशा पर होगी, छात्रों पर होगी, सब पर होगी। फिर बॉलीवुड पर यह निशाना कैसे? बॉलीवुड अछूता क्यों रहे? क्या बॉलीवुड को अपने लिए खास छूट चाहिए क्योंकि देश में अगर ड्रग्स का जहर है तो वो हर जगह है, क्या बॉलीवुड में नहीं है? और इसीलिए आज मैं ये कह रही हूं कि आर्यन नहीं, पूरा ड्रग्स रैकेट निशाने पर है। जी हां, आर्यन खान निशाने पर नहीं है। आर्यन से खान निकाल कर जरा देखिए, देश के एक युवा पर आरोप लगा है और उस पर कार्रवाई हो रही है। इस पूरे मामले में आर्यन खान के खिलाफ निशाने के रूप में
इसे क्यों देखा जा रहा है? पूरा ड्रग्स रैकेट निशाने पर है। निशाने पर है वो मंडली जो देश के युवाओं को ड्रग्स में धकेलती है। निशाने पर है वो ड्रग्स का मकड़जाल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी संस्थानों को मजाक समझता है। और निशाने पर है वो सारे लोग जो ड्रग्स के चलते देश के युवाओं की जिंदगी में जहर भर रहे हैं। और इसीलिए मैं फिर कह रही हूं, यह निशाना आर्यन पर नहीं, उस ड्रग्स मंडली पर है। बेल नहीं मिली है। एनसीबी ने कोर्ट में कहा आर्यन खान के खिलाफ सबूत है, आर्यन जाकर बाहर प्रभावित कर सकते हैं गवाहों को। ये सारी दलीलें एनसीबी की काम करी है। एनसीबी की दलीलों ने इस केस को बहुत पावरफुल बना दिया। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेचा की जो बेल एप्लीकेशन है उसको सीधे तौर पर रिजेक्ट कर लिया गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट और उसके बाद ये तीसरा बॉम्बे हाई कोर्ट। इसके बाद क्या होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। और बड़ी खबर से मैं शुरुआत कर रही हूं आज की महाभारत। आर्यन की बेल पर याचिका दाखिल कर दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। आर्यन खान की जमानत याचिका पर अब कल सुनवाई हो सकती है। वकील सतीश मान शिंदे ने अर्जी दाखिल की है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, आर्यन खान की जमानत अर्जी पर जमानत अर्जी अब हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। सतीश मान शिंदे जो आर्यन खान के वकील हैं, सतीश मान शिंदे जिन्होंने इससे पहले सेशंस कोर्ट में भी दलीलें रखी, अब सतीश मान शिंदे ने हाई कोर्ट का रुख किया है। और हाई कोर्ट में क्या इस पूरे मामले पर कल सुनवाई होती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं सतीश मान शिंदे, आर्यन खान के वकील। हमारे साथ रीमा जुड़ रही है सीधे एनसीबी से, और बॉम्बे हाई कोर्ट से अलीशा जुड़ रही है हमारे साथ। मैं पहले रीमा आपके पास आ रही हूं। आर्यन खान के वकीलों ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब नई दलीलों के साथ कोर्ट में जाएंगे और जमानत की अर्जी दाखिल करने के बाद पूरी कोशिश ये कि कल सुनवाई हो पाए। बिल्कुल, कोशिश यही है कि इसी बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें सुनवाई की तारीख कल को मिल जाए और कल ये सुनवाई हो ताकि जल्द से जल्द वो आर्यन खान को बाहर निकाल सके। चूंकि सुचरिता हमारे दर्शकों को डिटेल में बता रही थी कि आखिर कौन सी वजह है, वो कौन सी दलीलें भारी पड़ी जहां पे आर्यन खान के वकील पीछे रह गए, यानी उनकी दलीलों में उतना दम नहीं दिखा और वो कोर्ट में वो जज के सामने कमजोर पड़ा। और यही वजह है कि आज की रात भी और आने वाले शायद 1 से 2 दिन, जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट अगर उनके पक्ष में फैसला ना दे दे, सलाखों के पीछे ही रहना होगा आर्यन को। तो ये अब बॉम्बे हाई कोर्ट ही विकल्प के तौर पे है और यहां से उम्मीद फिलहाल तो ये कि सुनवाई की तारीख मिल जाए और तारीख अगर मिल जाए उसके बाद क्या करना है, अब नई दलीलों के साथ आना है। किसको आना है नई दलीलों के साथ? आर्यन खान के उन वकीलों को जो सतीश मान शिंदे हैं और अमित देसाई हैं, वो बड़े वकील जो कि लगातार केस लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ भूल और कुछ चूक तो हुई है उनसे भी। यही वजह है कि उनकी दलीलें उस तरीके से नहीं रही। ये शब्द का इस्तेमाल मैं क्यों दर्शकों के सामने कर रही हूं, मैं यहां पे बताती हूं, क्योंकि जिस व्हाट्सएप चैट को सबसे ज्यादा एनसीबी ने तरजीह दी सुचरिता, जिसको सेंटर पॉइंट बनाया, उसको मान शिंदे हो या फिर अमित देसाई, दोनों ने उस तरीके से, उस गंभीरता से या संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने फुटबॉल जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ, उसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने ब्लास्टर जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिसको एनसीबी अपने लहजे में कह रही है कि इसका मतलब होता है, फुटबॉल का मतलब है बल्क में ड्रग्स मंगाना और ब्लास्ट का मतलब पार्टी उस तरीके से, ड्रग्स पार्टी उस तरीके से करना। लेकिन इन मामलों को संजीदा तौर पे नहीं लिया गया क्योंकि वो लोग बड़े वकील हैं और सबसे पहले उनके दिमाग में ये आया कि ये बातें तो कोर्ट में नहीं ठहरेंगी क्योंकि हम एविडेंस के तौर पे किसको, व्हाट्सएप चैट को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनसीबी के एएसटी ने जो ये केस को देख रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो एक तरफ एक घटना को सामने रखते थे, एक प्रकरण को सामने रखते थे और दूसरे तरफ वो चैट से मिलाते थे, व्हाट्सएप चैट से। और इस तरीके से कोर्ट को, जज को उन्होंने कन्विंस किया। और यही वजह है कि पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके बाद दूसरा कोर्ट कौन सा है, सेशन कोर्ट, एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट, इन सब जगहों से अब ये मामला खारिज होने के बाद पहुंचा है
इस बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब इसी बॉम्बे हाई कोर्ट में सबकी निगाहें हैं कि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट वो जगह है जहां से आर्यन के पक्ष में फैसला आ पाएगा। हालांकि इंतजार अभी सबसे पहले फैसले को लेकर नहीं बल्कि सुनवाई की तारीख को लेकर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई की तारीख दे और उसके बाद एक बार फिर से लंबी जिरह चलेगी, क्योंकि ये मामला जितना छोटा देखा गया उतना छोटा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अमित देसाई और मान शिंदे की कोशिश कहां तक रुकी रही, उनको लगा कि आर्यन ने सिर्फ इस्तेमाल किया है, आर्यन के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन एनसीबी ने इसी केस को इस तरीके से डील किया कि नहीं। और यही बात रीमा, यही बात मैंने शुरुआत में कही कि ये केस सिर्फ आर्यन खान पर नहीं है, ये केस सिर्फ आर्यन खान नहीं है, ये केस एक बड़ा रैकेट है जो बार बार एनसीबी कहती आई अलीशा हमारे साथ बनी हुई है और अलीशा चंद मिनट की दूरी है, जैसा रीमा ने थोड़ी देर पहले कहा सेशंस कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट, लेकिन वो बेल चंद मिनट की दूरी पर है कि नहीं, थोड़ी दूरी पर है कि नहीं, इसका फैसला कल हो पाएगा, इसमें भी अभी संशय है। बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि बेल ऑर्डर की कॉपी एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत के पास है, वो भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हुई है, आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना होगा, ये अपने दर्शकों को हमने लगातार बताया। वो बेल ऑर्डर की कॉपी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कहती है कि आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है, जो कहती है कि अभी आर्यन को जेल में ही रहना होगा। अलीशा ज्यादा बेहतर बताएंगी इस बेल ऑर्डर के बारे में। अनीशा बताइए, क्योंकि इसका इंतजार कर रहे थे वकील, ये उनको मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। अलीशा देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पहले रोजनामा जो है उसकी कॉपी ऑलरेडी जो आरोपी के वकील है उनके हाथ में पहुंच चुकी थी और उसके बाद ही उसके आधार पर ही जो है बेल एप्लीकेशन फाइल की गई। सबसे पहले तो वो बेल जो ऑर्डर है जिसको लेकर आज मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के ओर से जो रिजेक्ट कर ली गई है, जिसमें आर्यन शाहरुख खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेचा दो की एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत के पास जो है यहाँ पर एक्सेस की गई है। इसमें 21 पेजेस के हम देख रहे हैं, 21 पेजेस के ये ऑर्डर कॉपी जो है, जिस पर साफ तौर पर कोर्ट ने सबसे पहले जो वकीलों की ओर से दी गई दलीलों की ओर से, फिर चाहे आरोपी के वकील हो या फिर एनसीबी के जो एएसजी अनिल सिंह की ओर से दी गई, ये सभी इंफॉर्मेशन को लेकर जो है सारी दी गई है। अगर इसमें हम लास्ट पेज पर देखें जहाँ पर ऑर्डर दिए गए हैं, देखिए इस ऑर्डर पे जहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि जो फैक्ट्स जो कि कोर्ट की ओर से देखी गई है, जिसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है जो प्राइमा फेसी इन्वॉल्वमेंट अक्यूज नंबर 1, 2, 3 यानी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेचा, इनके यहाँ पर देखी गई ये सारे ऑफेंस जो है वो काफ़ी सीरियस ऑफेंस दिखाई दे रहे हैं, जो कि बेल ग्रांट करने के लिए एक फिट केस नहीं बनता है। इसके बाद साफ तौर पर बताया गया है कि इसमें साफ तौर पर यह भी दिखाई दे रहा है जो मटेरियल एनसीबी की ओर से ऑन रिकॉर्ड पर रखे गए, जिसके सेक्शन 29 सेक्शन ऑफ द एनडीपीएस एक्ट जो कि एप्लीकेबल है, इतना ही नहीं लेकिन सेक्शन 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट उसको भी अप्लाई किया गया है, जिसको देखते हुए यानी इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए कहीं ना कहीं पर जो ऑर्डर अगर हम देखें जिसपे साफ तौर पर लिखा है कि बेल एप्लीकेशन स्टैंड रिजेक्टेड, यानी जो ऑफेंसेस, ये वो ऑर्डर है जो कहता है कि जमानत याचिका खारिज हुई है, जमानत की अर्जी दगाई और अब हाईकोर्ट का रुख किया है। मैं एक बार अपने दर्शकों को बताती हूं रीमा और अलीशा कि किस तरह से एनसीबी की दलीलें, उन दलीलों पर कोर्ट की मोहर, क्योंकि उसी के चलते आज आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। और इसका सीधा सीधा मतलब एक है, मतलब यह है कि ऐसे कौन से आरोप लगे जिनमें कोर्ट ने मेरिट देखा, जिनमें कोर्ट को लगा कि यह मामला संगीन है। एनसीबी जिन्होंने जो दलीलें दी उन दलीलों को कोर्ट ने सही माना। एनसीबी की दलील पर कैसे मोहर लगती है, एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि आर्यन ने माना है कि उनके दोस्त के पास ड्रग्स थी, कनेक्शन साबित होने पर ड्रग्स की मात्रा अहम नहीं होती है, यह भी कोर्ट में कहा गया, क्योंकि यह बार बार कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिली, अरबाज मर्चेंट के पास कम मात्रा में मिली। एनसीबी ने कहा कि अगर ड्रग्स है तो उसकी मात्रा अहम नहीं होती। ये लोग क्रूज पर ब्लास्ट के ले जा रहे थे, ये ब्लास्ट को एक कोडवर्ड की तरह एनसीबी ने पेश किया और उन्होंने कहा ऐसे कई कोडवर्ड्स हैं जिनको जब आप डिकोड करते हैं तो एक गहरी साजिश नजर आती है और उस साजिश की धारा भी लगाई गई एनडीपीएस एक्ट के तहत। जो पंचनामा था उस पर आर्यन ने हस्ताक्षर किए। एनसीबी ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन ने हस्ताक्षर किए, यानी आर्यन ने ये सारे आरोप माने हैं, ऐसा नहीं है कि हमने लगाए पंचनामे पर उसके हस्ताक्षर हैं। एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि उनके पास प्रतिबंधित पदार्थ थे,
आर्यन ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली है, ये पहली बार नहीं है, ये वन ऑफ केस नहीं है, क्योंकि आमतौर पर कोर्ट में अगर पहली बार का कोई गुनाह होता है ड्रग्स के मामले में तो कोर्ट आसानी से जमानत दे देती है। लेकिन एनसीबी ने जोर देकर कोर्ट में कहा कि आर्यन पिछले कुछ सालों से ड्रग्स ले रहे हैं, ये पहला मामला नहीं है, वो कुछ सालों से लगातार ड्रग्स ले रहे हैं। ड्रग पेडलर अचित कुमार से ड्रग्स की बड़ी मात्रा पर चैट हुई है, बड़ी मात्रा यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी पर, और कमर्शियल क्वांटिटी सिर्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होती है। जब आप बड़ी मात्रा पर बात कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, यह भी एनसीबी ने कहा। दोषी साबित होने तक निर्दोष का सिद्धांत लागू नहीं होता है एनडीपीएस एक्ट में, यानी कि जब तक आप दोषी साबित नहीं होते आप बेगुनाह हैं, यह कानून में माना जाता है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता, यह एनसीबी ने कोर्ट में कहा। किसकी जांच करती है एजेंसी, ये एजेंसी का विशेषाधिकार है, और यह भी कहा कि ड्रग डीलर से संपर्क में होने पर जमानत नहीं मिलती है, क्योंकि एक संपर्क स्थापित हुआ आर्यन खान का ड्रग पेडलर्स के साथ उनकी चैट के जरिए, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आरोपी जांच में अहम कड़ी है, अहम कड़ी, यानी कि अगर ये पूरा नेक्सस एक्सपोज करना है तो हमें आर्यन खान की जरूरत है, ऐसे में जमानत नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सबूत मिलेंगे, और अगर आर्यन खान को आपने छोड़ दिया तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ये वो दलीलें हैं जो कोर्ट के सामने रखी थी एनसीबी ने, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि क्या इन दलीलों पर कोर्ट ने मोहर लगाई, क्योंकि जमानत नहीं दी है। मैं एक बार अपने मेहमानों का परिचय भी करा देती हूं, मैं अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगी जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे जुड़ रही है, मेरे साथ वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर स्वप्निल कोठारी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं एक्ट्रेस मानवी तनेजा, संजय चड्ढा वकील हैं, और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट पारुल खेरा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं बड़ी खबर ले रही हूं, उसके बाद आपके साथ बहस की शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि मैंने कहा दिस इज नॉट अबाउट आर्यन, ये सिर्फ आर्यन के बारे में नहीं है, ये ड्रग्स का केस है, और इसमें इस पूरे मामले को सिर्फ आर्यन के बारे में बनाने की कोशिश की गई। क्यों की गई, मैं एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं। आर्यन खान की कल फिलहाल कोर्ट में पेशी होने वाली है। आर्यन की न्यायिक हिरासत कल खत्म होगी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी कल खत्म हो रही है, यानी जेसी पर, जुडिशियल कस्टडी पर, न्यायिक हिरासत पर कल सुनवाई होनी है। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा आर्यन खान को, और उसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत पर कल सुनवाई होनी है। यानी एक तरफ हाईकोर्ट में उनकी जमानत की, उसकी जमानत आर्यन की जमानत की याचिका हाईकोर्ट में डाली गई है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता रही हूं कि उनकी जुडिशियल कस्टडी कल खत्म हो रही है। और मैं महाभारत की शुरुआत कर रही हूं प्रीति पांडे के साथ और साथ ही मानवी तनेजा के साथ। मैं एक चीज कहना चाहती हूं मानवी, इसको पूरे मामले को सिर्फ आर्यन खान के बारे में क्यों बनाया गया है? ये आर्यन खान के बारे में नहीं है, आर्यन से खान अलग करके देखिए। ये देश के युवाओं में ड्रग्स की लत को लेकर है, ड्रग्स के कंजम्पशन को लेकर है, ड्रग्स के पूरे एक मकड़ जाल को लेकर है। ये सवाल तो मेरे लिए भी है कि ये पूरे मामले को आर्यन खान के लिए ही क्यों बनाया जा रहा है, आर्यन को ही हाईलाइट क्यों किया है। ड्रग्स में 19 लोग हैं, 19 लोगों को गिरफ्तार किया है वो कस्टडी में, तो सिर्फ आर्यन को ही क्यों आप कर रहे हैं? आर्यन का क्या खा रहा है, कितने बजे उठ रहा है, क्या पी रहा है, कौन से बैरेक में है, फर्स्ट फ्लोर पे है, क्वारंटाइन किया गया है, उसका जो कैदी नंबर है 956 वो भी आपने बता दिया है, तो सिर्फ आर्यन को ही क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? आपके अभी खुद ही जो आप स्टेटमेंट दी थी उसमें बोला है कि आप स्टूडेंट्स को भी कर रहे हैं, आप बॉलीवुड से बाहर भी देख रहे हैं, लेकिन हर वक्त बॉलीवुड को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? एग्जैक्टली मैंने यही कहा। मैं बहुत खुश हूं आपने पूरी बात सुनी मेरी, मैं बहुत खुश हूं आपने मेरी शुरुआती बात सुनी कि ड्रग्स के शिकंजे पर सब लोग हैं, और देश में जहां जहां ड्रग्स होंगी वहां वहां पर एनसीबी इसके पूरे मामले की पड़ताल करेगी, फिर उसमें बॉलीवुड भी होगा, बॉलीवुड भी, यही मैंने कहा। तो फिर बॉलीवुड अछूता तो नहीं है प्रीति, बॉलीवुड को कोई एग्जेम्पशन तो नहीं मिल रहा है, तो इसे इट इज नॉट अबाउट जस्ट बॉलीवुड। मानवी, मैंने यही कहा। एक सेकंड प्रीति बोलेंगे। इट इज नॉट अबाउट जस्ट बॉलीवुड, यही मैंने कहा। सबसे बड़ी बात कि जब आप लोग सब लोग जब ये बात कह रहे हैं कि आर्यन को आर्यन खान से अलग कर दो, आर्यन को आर्यन खान से अलग कर दो, मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति बार बार अपनी दलीलों में ये कहता है कि मुझे वीआईपी के तौर पे वहां बुलाया गया है, मेरे आने से वहां पे जो प्रोग्राम था वो हाईलाइट होगा, मेरे आने से
से जो है उनकी टिकटें बिकेंगी या वो प्रोग्राम का जो है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। जब आप अपने आप को इतना वीआईपी मानते हैं तो चर्चा तो आप पे होगी, नंबर 1। नंबर 2, एनसीबी, चलिए मैं तो कहती हूँ कि आर्यन से आर्यन खान को अलग कर देते हैं। मानवी एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे। मानवी आपने बात बोली, अब प्रीति तो बोल रही है, या आप ऐसे ही बात करना चाहती हैं? एनसीबी के चार्जेस सुन लीजिए, खरीद फरोख्त, उसके साथ साथ इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भी सवाल है, एक कॉन्स्पिरेसी का भी यहाँ सवाल है। सुचरिता जी एनसीबी ने साफ साफ कहा है कि इंटरनेशनल रैकेट भी इसमें इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एनसीबी की बात चल रही है, उन्होंने परमिशन मांगी है कि हम कैसे इंटरनेशनल इस रैकेट को दबोच सकते हैं और हमें इसकी परमिशन दी जाए। तो ये आर्यन खान का तो सवाल ही नहीं है, ये सवाल ये है कि वो इंटरनेशनल ड्रग जो रैकेट है, जो पेडलर्स है, वहां से किस तरीके से भारत में ड्रग्स आ रहे हो, अब एक सेकंड नहीं, ऐसा है मानवी मैं आपसे कह रही हूँ, हालांकि प्रीति का बोलने का समय है, आप कंटिन्यूअस बोल रही हैं। आपको क्या लग रहा है, स्क्रीन पर आपको काटा हुआ है तो आप बोलती रहे, ऐसा नहीं होता है ना मानवी। प्लीज लेट द अदर पर्सन स्पीक। ये दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, ये भी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स है। आप दूसरे को बोलने नहीं दे रही है। सुचरिता जी, अगर इंटरनेशनल रैकेट में चैट में अगर कहीं से एनसीबी ने पाया है कि इंटरनेशनल पेडलर्स या इंटरनेशनल लोग इन्वॉल्व हैं, हाँ। तो क्यों नहीं एनसीबी इसकी जांच करेगी? ये सिर्फ आर्यन ठीक है, खान का सवाल मैं है, एक बार प्रीति, मैं क्योंकि स्वप्निल के पास जाऊं, संजय चड्ढा के पास जाऊं, डीजीपी साहब के पास जाऊं, क्योंकि ये पूरा मामले में अब आगे क्या होगा वो दिखाना जरूरी है। मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ कि अब आगे क्या हो सकता है। कल खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत आर्यन खान की, और मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखाती हूँ, अंकित अगर दिखाए, कल खत्म हो रही है आर्यन खान की न्यायिक हिरासत। अब किला कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, किला कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि जब जुडिशियल कस्टडी खत्म होती है तो उसकी अलग सुनवाई होगी। न्यायिक हिरासत बढ़ेगी या नहीं, यह कोर्ट कल फैसला करेगा। कल न्यायिक हिरासत बढ़ने पर फैसला अलग से होगा, लेकिन हाईकोर्ट में दूसरी तरफ जमानत की याचिका लगाई है आर्यन के वकीलों ने, तो वहां पर सुनवाई संभव है। अभी तय नहीं है कि कल उस पर सुनवाई होती है कि नहीं, लेकिन आर्यन खान के वकीलों की पूरी कोशिश होगी कि कल उस मामले पर सुनवाई हो। लेकिन जब अब हाईकोर्ट में मामला जा रहा है तो नई दलीलों के साथ आर्यन के वकीलों को उतरना होगा, नई दलीलों के साथ एनसीबी के मजबूत दलीलों को काउंटर करना होगा, क्योंकि अभी जो फैसला आया उससे यह लगता है कि एनसीबी की दलीलों पर मोहर लगी है, और इसीलिए अब नई दलीलों के साथ एनसीबी की दलीलों को चुनौती देनी होगी। आर्यन के वकील नई रणनीति के साथ बहस करेंगे हाईकोर्ट में। आर्यन की दलील ठोस हुई तो हाईकोर्ट से राहत संभव है। हाईकोर्ट में अब यह मामला जा रहा है, और इसीलिए मैं एक बार मैं जाऊं संजय चड्ढा जी के पास, मैं संजय चड्ढा जी के पास जाऊं, मैं जाऊंगी स्वप्निल कोठारी के पास, उससे पहले रीमा के पास जा रही हूं एक बार। रीमा, मुझे यह बताइए, कल हाईकोर्ट में मुमकिन है कि सुनवाई हो सकती है, लेकिन कल जुडिशियल कस्टडी भी खत्म हो रही है, तो ये जो दोनों मामले हैं इन पर जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। एक तरफ जेसी खत्म हो रही है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई कल हो सकती है। हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख के लिए पूरी कोशिश हो रही है, और अगर कल की सुनवाई की तारीख मिल जाती है तो इस बॉम्बे हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी। लेकिन सुचारिता, चूंकि आप सवाल पूछ रही थी किला कोर्ट को लेकर कि वहां क्या होना है, वो एक प्रोसेस है, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। न्यायिक हिरासत में यानी कोर्ट के हिरासत में है आर्यन खान, अभी वो सामान्यतः जेल के कैदी नहीं है, वो किसके, अभी कोर्ट के। तो कोर्ट को जुडिशियल कस्टडी जब खत्म होती है सुचारिता, तो कोर्ट एक बार उसको देखता है। कोरोना के समय में क्या हो रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी हो जा रही थी, कल उनकी पेशी होनी है, और वो जुडिशियल कस्टडी 14 दिनों की बढ़ जाएगी एक बार फिर से। और अगर बम्बे हाई कोर्ट ने राहत उन्हें दे दी, यानी यहां से उनके पक्ष में फैसला कल या अगले 2 दिन में मिल जाए, तो फिर वो ऑर्थर रोड से फिर से वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये कल जो कानूनी प्रक्रिया है उसके मुताबिक न्यायिक हिरासत एक्सटेंड हो जानी है। कोर्ट को एक बार देखना होता है कि वो व्यक्ति जो कि न्यायिक हिरासत में है वो सुरक्षित है, वो ठीक है। अगर किसी ने जरा सा भी कंप्लेन की तो मेडिकल भी एक बार कराया जाता है न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद, ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन कल अगर किसी ने कहा तो, नहीं तो वो रूटीन प्रोसेस है जिसमें वो किला कोर्ट पहुंचेंगे, पेशी होगी। हो सकता है इस बात की भी गुंजाइश हो कि वहां पे
उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेश किया जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात सुचारिता ये होनी है, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में अगर सुनवाई की तारीख मिल जाती है, कल सुनवाई के लिए समय मिल जाए, तो यहां सबकी निगाहें टिकेगी कि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया के तरह आर्यन खान को भी जमानत मिल जाए। क्योंकि जब सबकी उम्मीदें खत्म होती है दूसरे कोर्ट से, चाहे वो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, एनडीपीएस कोर्ट हो, उसके बाद सबकी उम्मीदें इस बॉम्बे हाई कोर्ट से बढ़ती है। और अमूमन हमने देखा है कि 2-3 कोर्ट में अगर वो केस खारिज भी हो जाए तो यहाँ आके उम्मीदें बढ़ती है और वो राहत मिल जाती है। लेकिन क्या कल ऐसा होने जा रहा है? क्या सुनवाई की तारीख कल मिल रही है, या सुनवाई की तारीख मिलने के बाद दलीलें उस तरीके से, उस मजबूती के साथ आर्यन खान के वकील रखते हैं कि यहां से उन्हें राहत मिल जाए? ये सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में है। लेकिन अभी आखिरी उम्मीद के तौर पे यही बॉम्बे हाई कोर्ट है जिसपे हम सबकी निगाहें हैं, और हम अपने दर्शकों को अब डिटेल से बता रहे हैं कि अब आर्यन के पास विकल्प के तौर पे क्या है। तो आर्यन के विकल्प के तौर पे ये बॉम्बे हाई कोर्ट है, और यहाँ पे अब सुनवाई की तारीख के लिए रिक्वेस्ट डाल दी गई है, याचिका डाल दी गई है, और इंतजार सिर्फ और सिर्फ है कि यहां से समय मिल जाए। यहां से समय मिल जाए जैसा आपने कहा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हाईकोर्ट कल की तारीख पे सुनवाई करता है कि नहीं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन संजय चड्ढा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। स्वप्निल कोठारी जी, डीडीपी साहब को लीजिए स्क्रीन पर। संजय चड्ढा जी, अगर हाईकोर्ट में तो जमानत याचिका डाल दी गई है, लेकिन अगर सेशंस कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, यानी एनसीबी के तर्कों को मान रहा है सेशंस कोर्ट? बिल्कुल सुचारिता जी, एनसीपी की जो बात कही है उसको जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने स्वीकार किया है और कहा है, जैसे कि 3-4 चीजें आपने अपनी बातों में कही। कमर्शियल क्वांटिटी का होना, उसका जो है जो फॉरेन के हैंड्स का इन्वॉल्व होना, उसकी व्हाट्सएप जो है चैट, उसमें भी उस चीज को देखा गया। तो ये तमाम चीजें स्वीकार की हैं। अब हाईकोर्ट के समक्ष जब जाएंगे तो जो वकील हैं उनको सिर्फ और सिर्फ नेगेट करना है जो कि कहा गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कि ये चीज कैसे मैंने कहा कि फिर सवाल कैसे वो फिर सवाल क्यों? जमानत नहीं मिली तो सवाल क्यों? आपने सवाल उठाया था ना, इसलिए पूछ रही हूं। जमानत नहीं मिली तो सवाल क्यों? जी देखिए, अगर किसी को जमानत नहीं मिलती तो वो आवाज उठाएगा ही कि मुझे जमानत नहीं मिली, मुझे ये कारण है। नहीं, वो उठाएंगे ना, आप क्यों उठा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने कहा, आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा ये तो हद हो गई। क्यों? देखिए, अगर जमानत, आपने कहा कि एनसीबी के तर्क माने गए, कोर्ट ने माना उसमें दम है, इसलिए जमानत नहीं दी गई, तो फिर सवाल क्यों उठा रहे थे? मैंने आपसे ये पूछा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने उस तरीके से सवाल नहीं उठाया जो आप कह रही हैं। मैं न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करता हूं और प्रक्रिया है। फिर सवाल नहीं उठने चाहिए ना? बिल्कुल सवाल नहीं उठने चाहिए। सवाल नहीं उठने चाहिए, मैं यही कह रही हूँ। क्योंकि नहीं, संजय जी, टेक तो एक ही हो सकता है, या तो आप मानिए या नहीं मानिए। पर्दे के पीछे कुछ, पर्दे के आगे कुछ नहीं चलेगा। ये एक्ट 1985 ये नहीं कि आप पहले बोलेंगे ये तो हद हो गई और कैमरे पे आकर आप बोलेंगे बिल्कुल सही हुआ, कोर्ट ने तो सही करा, कोर्ट ने तो तर्क देख लिए। स्वप्निल, कोर्ट ने तर्क देखे हैं, और मैं फिर कहती हूँ कि isn't this about a bigger racket? बड़ा रैकेट है, अंतरराष्ट्रीय रैकेट की बात एनसीबी कर रही है। मेरे को आप बोलने दीजिए ना, मेरे को आप। जी, आ रही हूँ संजय जी, आ रही। एक मिनट संजय जी, एक मिनट, मुझे बात खत्म कर। स्वप्निल बोलिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। आ रही हूँ संजय जी, एक मिनट स्वप्निल बोलिए, उसके बाद फिर आ रही हूँ आपके पास। सुचेता जी, जी बोलिए स्वप्निल, बोलिए। सुचेता जी, इसमें एक बात ऐसी है कि जो बेल का रिजेक्शन हुआ है वो एक आर्यन खान का नहीं हुआ है, वो तीनों जन का हुआ है। तो तीनों को समान रूप से देखना चाहिए। इसमें कोई किसी को एक को ऐसा कि भाई कोई फिल्म स्टार का बेटा इस तरह से कोर्ट नहीं देखती। ये सब चीजें मीडिया में चलती है, सोशल मीडिया में चलती है। ये सब कोर्ट के सामने ये सब दलीलें चलती नहीं है। कोर्ट ये देखता भी नहीं है कि कौन खड़ा है मेरे सामने। कोर्ट ये देखता है कि क्या दलील रखी गई है, दलील में कितना दम है। एनसीबी की दलील में दम था, इसलिए कोर्ट ने एनसीबी के फेवर में जजमेंट दिया। अब कल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कल अगर सुनवाई होती है तो आर्यन के लिए अच्छा है, अगर सुनवाई होती है, नहीं होती है तो और 2-3 दिन आगे जाएगा। लेकिन कल एक और बात होती है, अहम बात, कि कल उसकी कस्टडी खत्म हो रही है, तो कल इनको वापस एनसीबी को किला कोर्ट में जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि देखिए कल इनकी बेल रिजेक्ट हुई है, हमारे केस में बहुत दम है, इसलिए आप थोड़ी जुडिशियल कस्टडी और 6-7 दिन से एक्सटेंड कर दीजिए। और ज्यादातर चांसेस वही है कि उनको वो कस्टडी ज्यादा मिल जाएगी अगर हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं होती। और अगर हाईकोर्ट में सुनवाई होती भी है तो एक तरफ जो किला कोर्ट को जो देना है वो देगा ही कस्टडी, बट एट द सेम टाइम अगर हाईकोर्ट में कल ही सुनवाई हो रही है तो वो बात अलग है। फिर
लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर आपने जिस तरह से पहले बताया और जो रुख रखा कि पूरा ये एक इंटरनेशनल रैकेट को देखने की कोशिश है और व्हाट्सएप चैट्स में ऐसी कोई संजीदगी होगी या कोई गंभीर बात ऐसी होगी जिससे ये उजागर होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या अबेटमेंट है या किस तरह से, क्योंकि जो इन तीनों ऑक्यूज के आड़े आया हुआ है हाँ, वो ये बात है कि एक कॉन्स्पिरेसी है और एक कॉमन इंटेंशन है। ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। सेक्शन 34 और सेक्शन 120 भी आईपीसी के बहुत खतरनाक, और अगर उनको एनडीपीएस के साथ जोड़ दिया तो वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बन जाता है खुद ब खुद। देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि किसी भी वकील को, चाहे वो कितना ही माहिर क्यों ना हो, कि वो कोर्ट को जाके ये कन्विंस करे कि भाई ये चीजें, ये इंसान अलग है, ये जानता नहीं है। बिकॉज अगर तीनों के चैट्स हैं एक दूसरे के साथ, तो आप कॉमन इंटेंशन को तो कॉमन इंटेंशन बिल्कुल। सबने जो बात आप कह रहे हैं, मैं एक बार मैं डीजीपी साहब के पास जाऊंगी और पारुल के पास जाऊंगी। डीजीपी साहब, वहां पे जाके उनके आड़े आइए। डॉक्टर विक्रम सिंह, मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि ये पूरा मामला एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, ये मामला 3 लोगों की जमानत एक साथ खारिज हुई है। मैं फिर से दोहरा रही हूं, मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज हुई है, अरबाज मर्चेंट की और आर्यन खान की। और इसीलिए मैं कहती हूं कि ये मामला सिर्फ आर्यन पर भी के ऊपर इर्द गिर्द नहीं है, ये एक बड़े ड्रग्स रैकेट की जांच हो रही है। तो ऐसे में इसे सिर्फ और सिर्फ आर्यन के बारे में क्यों देखें? ये पूरी ड्रग्स मंडली जो वहां पर ऑपरेट कर रही थी, जिसके इंटरनेशनल तार हो सकते हैं, कोर्ट को साक्ष्यों में दम लगा, इसीलिए जमानत खारिज की। और मैं जमानत पर भी नहीं पूछ रही हूं, मैं कह रही हूं बड़ा ड्रग्स रैकेट एक्सपोज होने की जरूरत नहीं है क्या? सुचरिता जी, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में ही स्पष्ट कर दिया था, ये बात केवल की नहीं, पूरे भारत। दोबारा आपने इस बात पे महत्व दिया कि आर्यन, मुनमुन और अरबाज तीनों की जमानतें खारिज हुई हैं, और हम ये मान लें कि हॉलीवुड के सितारे आसमान से उतरे देवी देवता हैं, उनके ऊपर हिंदुस्तान का कानून लागू नहीं होता है, कि ये एक दुष्स्वप्न है, और जो लोग इस दुष्स्वप्न है जरा स्वप्न से जागृत हो जाए। कानून हमारे आपके ऊपर, सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। और अगर उनकी बात में, एनसीबी के दलीलों में तार्किक शक्ति थी, जैसा कि संजय चड्ढा जी कह रहे हैं, हमारे विद्वान स्वप्निल कुठारी जी कह रहे हैं, इसीलिए तो जमानत नहीं मिली। और अगर उनकी बातों में तार्किक शक्ति होती या किसी प्रकार के एनसीबी की दलीलों में कोई कमी होती तो उनको हाथ के हाथ जमानत मिल जाती। विद्वान अधिवक्ता तो जानते ही इसीलिए हैं कि किसी न किसी प्रकार एन केन प्रकार उसमें कोई एक लूप होल निकाल दे। नहीं निकाल पाए, क्योंकि नहीं निकाल पाए इसलिए हाईकोर्ट में देखें, अपनी विद्वता हाईकोर्ट में प्रदर्शित करें, और अगर वहां पर अपने सिद्ध कर लेते हैं तो जमानत हो जाए। वो कोर्ट का न्याय आज भी सर्वमान्य है, और कल जो होगा वो भी सर्वमान्य है। हम लोग कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, जो अब तक दिया वो भी, और जो कल जो देगी वो भी, बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन ये देश कानून से चलता है, पद और सत्ता से नहीं चलता है। और अगर किसी के पास पद और धनबल, इसका ये मतलब नहीं कि उसके ऊपर कानून लागू नहीं होगा, उसके ऊपर कानून और लागू होगा। जैसे कि बताया गया था कि वो वीआईपी की तरह गए थे, उनकी वजह से शायद टिकट की बिक्री ज्यादा होगी। तो आज अगर स्पॉटलाइट ज्यादा है तो बस ठीक है भाई, वीआईपी के कुछ हानि है और कुछ लाभ भी हैं। तो लाभ लेते वक्त भाई हम वीआईपी हैं, और जब हानि आती है तो फिर आपके ऊपर स्पॉटलाइट क्यों है, ये पहले सोच लेना चाहिए था। और क्योंकि स्पॉटलाइट है, ये भी तर्क बार बार आता है कि स्पॉटलाइट है तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। ठीक है, उन पर स्पॉटलाइट नहीं है, उनके पिता एक सुपरस्टार है, लेकिन उन पर भी क्या जिम्मेदारी पब्लिक लाइफ के चलते हैं, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग डिबेट है। मैं उसमें इस वक्त नहीं जा रही हूं। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो बता दूं कि रिपब्लिक भारत के पास ऑर्डर की कॉपी है। ऑर्डर की कॉपी यानी कि वो कानूनी दस्तावेज जिसके आधार पर जो कि बताता है कि ये जमानत याचिका खारिज हुई, और उसमें क्या लिखा है ये जरूरी है। इस ऑर्डर कॉपी में लिखा है कि आर्यन का ड्रग्स रैकेट से संबंध है, बेल मिली तो सबूतों से छेड़छाड़ संभव है, आर्यन समेत तीनों पर गंभीर आरोप है। यह बड़ी खबर है, मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि ऑर्डर कॉपी क्या कहती है। आर्यन समेत तीनों पर गंभीर आरोप है, और अगर जमानत दी गई तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। यह बहुत बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, जो ऑर्डर कॉपी में साफ लिखा हुआ है कि अगर इनको जमानत दे दी गई तो ये प्रभावित कर सकते हैं जांच को। ये अपने आप में बड़ी बात है। पारुल, मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है। जांच को प्रभावित कर सकते हैं अगर कोर्ट अपने फैसले में, अपने ऑर्डर में ये कहता है, यानी कि सिर्फ आर्यन नहीं, बाकी तीनों पर भी किस तरह से यही बात लागू होती है कि ये कहीं बाहर जाकर छेड़छाड़ ना करें सबूतों के साथ।
जी बिल्कुल, देखिए ऑर्डर जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो जैसे चल रही है वो चलेगी। अब अगर उनकी लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हुई है बेल तो वो हायर कोर्ट पे मूव कर गए हैं। जहां तक कॉमन इंटेंशन की आप लोग बात कर रहे हैं तो एनसीपी ने ये भी कहा है कि आर्यन खान और मुनमुन दमेचा का कोई कनेक्शन नहीं मिला, उन दोनों के बीच में कोई व्हाट्सएप चैट नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, उन दोनों के पास से कुछ भी ड्रग्स बरामद नहीं हुए। तो अगर आप आर्यन खान की बात करें तो मुनमुन दमेचा को क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस बन गया, इसीलिए इसको इतना आप लोग भी खींच रहे हैं। आप बार बार बोल रहे हैं कि आर्यन खान को ही क्यों आप फ्रेम कर रहे हैं या स्पॉटलाइट में ला रहे हैं। आप अगर अपने विजुअल्स भी देखें टीवी के तो आप सिर्फ आर्यन खान ही चला रहे हैं, तो वो नेचुरली आर्यन खान ही स्पॉटलाइट में है, क्योंकि वो बॉलीवुड से है इसलिए स्पॉटलाइट में आते हैं। बट स्ट्रेंज इस पूरे इंसिडेंट्स में ये है, इस पूरे उसमें कि ना उनके पास से कुछ मिला, ना कोई ड्रग्स मिला, ना ही कोई ऐसा कुछ मिला जहां से अब मैं पारुल में एक चीज मैं क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद प्रीति के पास लास्ट कमेंट के लिए जाऊंगी। आपने कहा कि आप आर्यन को ही क्यों दिखा रहे हैं और आर्यन पर ही बात क्यों कर रहे हैं। मैंने सीधे ये बोला कि जिन लोगों पर ड्रग्स के आरोप लगेंगे उनको एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, फिर वो बॉलीवुड हो या कोई और क्षेत्र हो। आप ये क्यों चाहते हैं कि बॉलीवुड से कोई हो तो उस पर स्पॉटलाइट ना हो? मैम, कोई भी पब्लिक डोमेन में अगर होगा उस पर इस तरह के आरोप लगेंगे तो ये स्वाभाविक है कि देश की जनता उसे देखना चाहती है, जानना चाहती है कि उनका क्या हो रहा है। मैं फिर कहती हूं, ये सिर्फ बॉलीवुड नहीं, अगर कोई बड़ा नेता होता तो भी ऐसा ही दिखाया जा रहा होता, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए ये मत कहिए, ये मत सोचिए कि कोई एग्जेम्पशन मिलेगा क्योंकि आप बॉलीवुड से हैं तो किसी तरह का कोई एग्जेम्पशन क्यों हो। मेरा बुनियादी सवाल यही था, क्योंकि आप पर अगर ड्रग्स का शिकंजा कसा है तो वो ड्रग्स का शिकंजा इस पूरे देश को बर्बाद करने वाला है और इसीलिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।